गुड इवनिंग दोस्तों। जैसा कि आज हम लोग डिस्कस करेंगे पिट्यूटरी ग्लैंड। तो पिट्यूटरी ग्लैंड के बारे में डिस्कस करें तो उससे पहले हम बताएंगे कि पिट्यूटरी ग्लैंड कहाँ से इवेजिनेट होता है, कहाँ से निकलता है और हमारे ब्रेन का किस ब्रेन का पार्ट है। जैसे कि मैंने आपसे डिस्कस किया था कि ब्रेन के 3 पार्ट होते हैं, फॉर ब्रेन, मिड ब्रेन, हाइंड ब्रेन। तो जो पिट्यूटरी ग्लैंड है किसका पार्ट है? तो जैसे हम लोग देखें कि हमारा पिट्यूटरी ग्लैंड है ये फॉर ब्रेन का पार्ट होता है, क्योंकि जो हमारा हाइपोथैलेमस है ये हमारे फॉर ब्रेन का पार्ट होता है। तो देखा जाए जो हमारे हाइपोथैलेमस होता है ये हमारे फॉर ब्रेन का पार्ट है, तो इसीलिए ये पिट्यूटरी ग्लैंड भी हमारे फॉर ब्रेन का पार्ट है। क्योंकि हमारा पिट्यूटरी ग्लैंड जो होता है ये हमारे हाइपोथैलेमस के बेसल पार्ट से निकलता है, इसीलिए ये भी हमारे फॉर ब्रेन का पार्ट है। ठीक है दोस्तों, इसके बाद हम लोग देखेंगे कि जो हमारा पिट्यूटरी ग्लैंड होता है ये एक कैविटी में सिचुएटेड होता है, एक बोनिक कैविटी में ऐसे पाया जाता है और उसका नाम होता है सेला टर्सिका। अब जब ये हमारे हमारे हाइपोथैलेमस का पार्ट है पिट्यूटरी ग्लैंड, बेसल हाइपोथैलेमस से निकला हुआ है पिट्यूटरी ग्लैंड, इसीलिए हम इसे कह सकते हैं हाइपोफाइसियल सेरिब्राई भी कहते हैं। और पिट्यूटरी ग्लैंड को भी मास्टर्स ग्लैंड कहते हैं। क्यों कहते हैं इसको अभी हम आगे जिक्र करके बताएंगे आपको। तो देखिए इसमें लिखा है इट इज सिचुएटेड बाय बोनी कैविटी, और उस बोनी कैविटी को क्या कहते हैं? सेला टर्सिका कहते हैं। और ये अटैच होता है हाइपोथैलेमस से, जो अभी हम बना के आपको दिखाएं। और इसके नीचे ये जो स्टाक लाइक स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है इसे बोला जाता है इनफंडिबुलम। तो ये जो स्टाक लाइक स्ट्रक्चर आपको दिखाई दे रहा है इसे इनफेंडिबुलम कहेंगे। अभी हम इसके नीचे इसको एक इमेज में डिटेल से बना के दिखाएंगे। अब देखेंगे पिट्यूटरी ग्लैंड के तो 2 पार्ट होते हैं एनाटॉमिकली, एक तो एंटीरियर पिट्यूटरी होगा, एक पोस्टीरियर पिट्यूटरी होगा। एंटीरियर पिट्यूटरी को हम लोग एडनोहाइपोफाइसिस कहते हैं और पोस्टीरियर पिट्यूटरी को न्यूरोहाइपोफाइसिस कहते हैं। तो सबसे पहले हम इसका डायग्राम आपको दिखा देते हैं। ये हो गया हाइपोथैलेमस, इसके ऊपर वाले पार्ट को हम लोग बोल देंगे एपिथैलेमस, और ये थैलेमस हो गया। ये थैलेमस के ऊपर वाले पार्ट को बोलेंगे एपिथैलेमस, इसके नीचे वाले इस पार्ट को हम लोग बोल देंगे हाइपोथैलेमस। अब हाइपोथैलेमस से निकला हुआ ये जो दिखाई दे रहा है ग्लैंड, इसे बोलेंगे हम लोग पिट्यूटरी ग्लैंड। ठीक है दोस्तों, अब ये जो स्टाक लाइक स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है इसी को बोलेंगे इनफंडिबुलम। ठीक है दोस्तों, इसी को बोलते हैं इनफंडिबुलम। और ये जो नीचे सर्कुलर स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है ये पिट्यूटरी ग्लैंड का सिक्रीटरी पार्ट है। ठीक है, अब ये जो हमारे पिट्यूटरी ग्लैंड है इसके तो एनाटॉमिकली 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है, एक तो एंटीरियर पिट्यूटरी होता है और एक पोस्टीरियर पिट्यूटरी होता है। जो हमारी एंटीरियर पिट्यूटरी है इसके भी 2 पार्ट होते हैं, जैसे कि पार्स इंटरमीडिया और पार्स डिस्टैलिस। ये जो पार्ट दिखाई दे रहा है इसे हम लोग बोलेंगे पार्स डिस्टैलिस, लेकिन ये जो बीच में ये पार्ट दिखाई दे रहा है इसे बोलेंगे पार्स इंटरमीडिया। ये वाला जो पार्ट दिखाई दे रहा है इसे बोलेंगे पार्स इंटरमीडिया, और इसके जो पीछे वाले पार्ट है इसे बोलेंगे हम लोग पोस्टीरियर पिट्यूटरी। तो पिट्यूटरी ग्लैंड के कितने पार्ट है? तो एनाटॉमी के बेस पे 2 पार्ट होते हैं। नंबर एक होता है पोस्टीरियर पिट्यूटरी और नंबर 2 होता है एंटीरियर पिट्यूटरी। जो पोस्टीरियर पिट्यूटरी होता है इससे 2 प्रकार के हार्मोन्स निकलते हैं, एक निकलता है एडीएच और नंबर 2 निकलता है ऑक्सीटोसिन। हमारे पोस्टीरियर पिट्यूटरी से कितने हार्मोन्स निकलते हैं? 2, एक एडीएच और नंबर 2 ऑक्सीटोसिन। जो हमारी एंटीरियर पिट्यूटरी है इसके 2 पार्ट होते हैं, पार्स इंटरमीडिया और पार्स डिस्टैलिस। जो पार्स इंटरमीडिया है इससे निकलता है एक हार्मोन मेलेनोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स निकलता है, इससे एक हार्मोन्स निकलता है। और जो हमारी पार्स डिस्टैलिस है जिसे हम लोग एंटीरियर पिट्यूटरी कह रहे हैं दोस्तों, उससे निकलते हैं 6 टाइप्स के हार्मोन, मतलब 6 प्रकार के हार्मोन निकलते हैं
जैसे कि ग्रोथ हार्मोन्स इसी से निकलता है, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन्स इसी से निकलता है, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स इसी से निकलता है, और इसी से निकलता है प्रोलैक्टिन हार्मोन, इसी से निकलता है ACTH एडनोकार्पोट्रॉपिक हार्मोन्स इसी से निकलता है। तो इसी से 6 प्रकार के, एंटीरियर पिट्यूटरी से 6 टाइप्स के हार्मोन्स निकलते हैं। जैसा कि आपको समझ में आया होगा कि हाइपोथैलेमस से निकला हुआ, ये हाइपोथैलेमस के बेसल पार्ट से निकला हुआ पार्ट है हमारा पिट्यूटरी ग्लैंड, जो स्टॉक लाइक स्ट्रक्चर दिखाई पड़ता है उसे हम लोग बोलते हैं इन्फेंडिबुलम, और जो सर्कुलर पार्ट दिखाई दे रहा है ये सिक्रीटरी पार्ट है। इसके 2 पार्ट होते हैं, एक एंटीरियर पिट्यूटरी कह सकते हैं और एक पोस्टीरियर पिट्यूटरी। एंटीरियर पिट्यूटरी के 2 पार्ट, नंबर 1 एक पार्ट्स इंटरमीडिया और पार्ट्स डिस्टैलिस। जो पार्ट्स इंटरमीडिया होता है इससे निकलता है एक हार्मोन मिलेनोसाइटिक साइट हार्मोन्स, और जबकि पार्ट्स डिस्टैलिस से निकलता है 6 प्रकार के हार्मोन्स, जिससे ग्रोथ हार्मोन्स, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन्स, फॉलिक स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स, ACTH हार्मोन, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स इसी से निकलता है। और जो हमारी पोस्टीरियर पिट्यूटरी है उससे निकलती है 2 हार्मोन्स, एक ADH और एक ऑक्सीटोसिन। तो जैसा कि हमने आपको बताया कि हमारा एनाटॉमी के बेस पे देखा जाए तो पिट्यूटरी ग्लैंड को 2 पार्ट में बांट लेते हैं। नंबर 1 होता है एडिनोहाइपोफाइसिस, इसी को हम लोग बोलते हैं एंटीरियर पिट्यूटरी। एडिनोहाइपोफाइसिस के 2 पार्ट होते हैं, पार्स डिस्टैलिस और पार्स इंटरमीडिया। पार्स इंटरमीडिया से कौन सा हार्मोन निकलता है? मिलेनोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन। जबकि पार्स डिस्टैलिस से कौन सा हार्मोन निकलता है? इससे 6 प्रकार के हार्मोन्स निकलते हैं। कौन कौन से? जैसे ग्रोथ हार्मोन, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, फॉलिक स्टिमुलेटिंग हार्मोन, और इसी से निकलता है हमारा प्रोलैक्टिन, और इसी से निकलता है ACTH एडनोकार्पोट्रॉपिक हार्मोन, और इसी से निकलता है थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। ठीक है दोस्तों, जो हमारे एंटीरियर पिट्यूटरी से 6 टाइप्स का हार्मोन, पार्स इंटरमीडिया से एक हार्मोन मिलेनोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन, और जो हमारी पोस्टीरियर पिट्यूटरी होती है इससे निकलती है 2 हार्मोन्स। कौन कौन से? ADH और ऑक्सीटोसिन, इससे 2 हार्मोन्स निकलता है। इस चीज को आपको याद रखना है। तो हम सबसे पहले आज जिक्र करेंगे कि हमारे एंटीरियर पिट्यूटरी से कौन कौन से हार्मोन्स निकल रहे हैं और उसके फंक्शन क्या है। जैसे हमने कहा कि एंटीरियर पिट्यूटरी से निकलता है सबसे पहला हार्मोन्स ग्रोथ हार्मोन्स, इसे हम लोग कह सकते हैं सोमैटोट्रॉपिक हार्मोन्स, मतलब सोमा में ग्रोथ करा देना, बॉडी में ग्रोथ करा देना, इसीलिए इसे हम लोग सोमैटोट्रॉपिक हार्मोन्स कहते हैं। इसका इंपॉर्टेंस होता है नॉर्मल ग्रोथ इन बॉडी, बॉडी के नॉर्मल ग्रोथ को करना, मतलब बॉडी के ग्रोथ कराना इसका फंक्शन होता है ग्रोथ हार्मोन्स का। यदि ग्रोथ हार्मोन्स में एबनॉर्मलिटी हो जाए, ग्रोथ हार्मोन्स कहीं ज्यादा निकलने लगा कहीं कम निकलने लगा, उससे क्या होता है, जैसे बच्चों में अलग इफेक्ट दिखाएगा और एडल्ट में अलग इफेक्ट दिखता है। जैसे देखा जाए बच्चों में यदि ग्रोथ हार्मोन्स की एबनॉर्मलिटी हो जाए, मतलब ग्रोथ हार्मोन्स बहुत कम निकले, तब क्या होगा? हमने जैसे शुरू में ही कहा कि ग्रोथ हार्मोन्स बॉडी में ग्रोथ कराता है। यदि ये बच्चों में ग्रोथ हार्मोन्स बहुत कम निकलेगा, यदि कम निकलेगा तो बच्चे का ग्रोथ नहीं हो पाएगा, वो छोटा रह जाएगा, ड्वार्फिज्म हो जाएगा उसे, और वो छोटा बना रहेगा। इसे हम ड्वार्फिज्म भी बोल सकते हैं या नैनिज्म में भी बोल सकते हैं, नैनोकार जैसे छोटी कार वैसे ही बने रह जाएंगे, और इसी को बोला जाता है एटलियोसिस। ठीक है दोस्तों, यदि ये बच्चों में बहुत ज्यादा निकलेगा तो उसमें हो जाएगा गिगेंटिज, मतलब इसका हाइपर सिक्रीशन हो जाए तो ये बच्चों में गिगेंटिज्म रोग काज कर देगा। जैसे देखो कि क्या होता है, जैसे बोन है, बोन जब बच्चे होते हैं तो उनमें बोन जो होता है ये फ्यूज नहीं होते हैं और ये जैसे हम बना रहे हैं ये इपीफाइसिस और ये डायाफाइसिस इसे कह सकते हैं। अब जो इपीफाइसियल प्लेट होता है बच्चों में फ्यूज नहीं होता है, तो जब ग्रोथ हार्मोन्स बहुत ज्यादा रिलीज होता है तो ये इपीफाइसियल में बहुत तेजी से ग्रोथ होता है, जिससे ग्रोथ नॉर्मल से भी ज्यादा हो जाता है, एबनॉर्मल हो जाता है।
यदि कोई चीज ज्यादा आवश्यकता से ज्यादा हो जाए तो हमारे लिए हानिकारक होता है। तो जिस प्रकार हार्मोन्स आवश्यकता से ज्यादा यदि रिलीज होगी तो बच्चे में हो जाएगी गिगेंटिज। क्यों हो जाएगी? क्योंकि ईपीफाइसियल प्लेट डायाफाइसियल प्लेट से फ्यूज नहीं होता है, जिससे ईपीफाइसियल प्लेट में तेजी से ग्रोथ होती है और जिससे ग्रोथ नॉर्मल से ज्यादा हो जाती है। तो इसे हम लोग गिगेंटिज्म कहेंगे। अब जैसे देखा जाए एबनॉर्मल सिक्रीशन ऑफ एडल्ट में, यदि एडल्ट में इसकी सिक्रीशन बहुत कम हो ज्यादा हो तब क्या होगा? तो एडल्ट में यदि कम सिक्रीट हो रहा है तो अब तो एडल्ट में जो ग्रोथ होना था वो तो हो गया, उसमें अगर कम सिक्रीट होगा तो ऐसा नहीं होगा कि हड्डियां सिकुड़ गई, हड्डियां सिकुड़ेगी नहीं। उसमें क्या होगा कि उनकी प्रीमेच्योर एजिंग हो जाएगा, बुढ़ापे से पहले उनका बुढ़ापापन आ जाएगा, इसीलिए इसे साइमन डिजीज भी कहते हैं। ठीक है दोस्तों, तो मतलब प्रीमेच्योर एजिंग हो जाएगा यदि एडल्ट में ग्रोथ हार्मोन्स कम निकलेगा, और यदि एडल्ट में ग्रोथ हार्मोन्स बहुत ज्यादा निकलेगा तब क्या होगा देखते हैं। जैसे बहुत ज्यादा यदि ग्रोथ हार्मोन निकलेगा तो एडल्ट में क्या होता है कि जो ये ईपीफाइसियल प्लेट और डायाफाइसियल प्लेट होता है ये आपस में एडल्ट में फ्यूज हो जाते हैं। अब इसमें क्या होगा कि ग्रोथ हार्मोन्स यदि बहुत ज्यादा निकलने लगा, बहुत ज्यादा अमाउंट में यदि निकलने लगे तो क्या होगा, ये हमारे बोन तो अब तो ग्रोथ तो करेंगी नहीं, इसमें क्या होगा कि ये जो हमारा बोन है ये ऐसे बेंट करने लगेंगी, मतलब गोरिल्ला लाइक, जैसे गोरिल्ला के देखा जाए पैर टेढ़े दिखाई पड़ते हैं वैसे हड्डियां भी मुड़ने लगेंगी, गोरिल्ला लाइक अपीयरेंस दिखाई पड़ने लगेगा। तो देखा जाए तो इसे एक्रोमेगैली या गोरिल्ला लाइक अपीयरेंस कहेंगे। यदि एडल्ट में बहुत ज्यादा ग्रोथ हार्मोन्स निकलेगी तो क्या होता है, एक्रोमेगैली हो जाता है, गोरिल्ला लाइक उनकी अपीयरेंस दिखाई देती है, हड्डियां टेढ़ी पड़ जाती है। ठीक है दोस्तों, इसके बाद हम लोग देखेंगे नंबर 2 पे प्रोलैक्टिन। अब प्रोलैक्टिन क्या कहता है, इसे हम लोग मेमोट्रॉपिक हार्मोन्स भी कहते हैं, मतलब मेमोट्रॉपिक हार्मोन्स कहते हैं। मेमोरी ग्लैंड में ये ग्रोथ करा देता है। मेमोरी ग्लैंड में जब ये ग्रोथ कराता है तो क्या करेगा कि मेमोरी ग्लैंड में एल्वोलाई की संख्या बढ़ा देता है। जैसा कि हम बना के आपको दिखाएं, जैसे हमारे हमारे ब्रेस्ट के ऊपर एक पेक्टोरल मसल होता है और इसी में ग्रोथ करा देता है। जब ये इसमें ग्रोथ करा देगा तो इसमें क्या करेगा कि एल्वोलाई की संख्या बहुत ज्यादा बढ़ा देता है ब्रेस्ट में। यहाँ पर पेक्टोरल मसल्स जो होती है यहाँ पर आके ये ऐसे एल्वोलाई की संख्या बहुत ज्यादा बढ़ा देगा। अब जब जितना ज्यादा एल्वोलाई होगा ये से तो इस उतने ज्यादा मिल्क का सिक्रीशन होगा। अब जब ज्यादा मिल्क का सिक्रीशन होगा तो मतलब ये जो हमारा प्रोलैक्टिन है ये एल्वोलाई की संख्या को इंक्रीज करा देता है मेमोरी ग्लैंड में। जब मेमोरी ग्लैंड में एल्वोलाई की संख्या इंक्रीज करा देगा तो मिल्क भी ज्यादा सिक्रीट होगा। ठीक है दोस्तों, देखो ग्रोथ ऑफ द मेमोरी ग्लैंड एंड फॉर्मेशन ऑफ मिल्क, मतलब जब मेमोरी ग्लैंड का ग्रोथ कराएगा तो उसमें एल्वोलाई की संख्या भी बढ़ेगी और जब एल्वोलाई की संख्या बढ़ेगी तो उससे मिल्क का भी सिंथेसिस ज्यादा होगा, सिंथेसिस सिक्रीशन। ठीक है दोस्तों, इसीलिए इसे मैटरनिटी हार्मोन्स कहते हैं। जैसे बर्थ के समय ये हार्मोन बहुत एक्टिव होता है, बहुत ज्यादा रिलीज होता है जिससे मिल्क का सिक्रीशन ज्यादा हो सके। इसके बाद नंबर 3 पे आता है फोलिक स्टिमुलेटिंग हार्मोन। ये जो है फीमेल में स्टिमुलेट करता है, ओवरियन फॉलिकल को डेवलपमेंट कराता है। ओवरियन फॉलिकल जैसे प्राइमरी फॉलिकल बदल जाएगी, सेकेंडरी फॉलिकल, टर्सरी फॉलिकल और मैच्योर फॉलिकल्स में बदल जाती है। जो हमारी फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स है ये डेवलपमेंट कराता है ओवरियन फॉलिकल को। और ये जो एफएसएच है ये मेल में क्या करेगा, मेल में एंड्रोजन को रेगुलेट करेगा, स्पर्मेटोजेनेसिस को रेगुलेट करती है मेल्स में। ठीक है दोस्तों, इसके बाद देखेंगे नंबर 4 पे जो है ये ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन्स है। ये गोनाइडल एक्टिविटी को कंट्रोल करता है। जैसे देखे फीमेल में ये क्या कराता है, ओवुलेशन।
अब देखो जो फॉलिक स्टिमुलेटिंग हार्मोन था ये प्राइमरी सेकेंडरी टर्सरी मेच्योर फॉलिकल बना दी थी, लेकिन फॉलिकल से ये उनका ब्रेक कराता है और जिससे ओवा अलग हो जाता है और कार्पस ल्यूटियम अलग हो जाते हैं, तो इसी को ओवुलेशन कहते हैं। तो जो ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन्स होता है ये ओवुलेशन करवाता है और इसके साथ साथ जो हमारा कार्पस ल्यूटियम निकलता है उसको भी मेंटेन रखने का काम करता है। ठीक है दोस्तों, इसके बाद ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन जो होता है मेल्स में क्या करता है, तो मेल्स में क्या करता है एंड्रोजन को सिक्रीट कराता है, जिससे टेस्टिस में से एंड्रोजन बहुत ज्यादा निकलता है। एंड्रोजन में जैसे टेस्टोस्टेरॉन एक उसमें हार्मोन्स हो गया, इनका सिंथेसिस बहुत ज्यादा करवाता है, सिंथेसिस एंड सिक्रीशन करवाता है। इसके बाद हम लोग देखेंगे थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, TSH, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। ये क्या करता है, जो पिट्यूटरी ग्लैंड से निकलती है हार्मोन से जो थायराइड को स्टिमुलेट कर देता है और उससे रिलीज करवाता है T3 T4 हार्मोन। देखो स्टिमुलेट एंड सिंथेसिस सिक्रीशन ऑफ हार्मोन्स बाय थायराइड ग्लैंड, थायराइड ग्लैंड को एक्टिवेट करता है और उनसे सिंथेसिस एंड सिक्रीशन करवाता है। नंबर 6 पे क्या है, एड्रेनोकार्टिकोट्रोपिक हार्मोन ACTH, ये सिक्रीट करवाता है स्टेरॉयडल हार्मोन्स को, जैसे ग्लूकोकार्टिकॉइड एंड एड्रेनोकार्टिकॉइड नामक हार्मोन्स का ये सिक्रीशन करवाता है, स्टेरॉयडल हार्मोन्स को सिक्रीट करवाता है। कौन, ACTH। जैसा कि ये हम 6 हार्मोन्स जो डिस्कस किए ये कहां से निकलते हैं, ये निकलते हैं हमारे एंटीरियल पिट्यूटरी से। एंटीरियल पिट्यूटरी से कितने हार्मोन्स रिलीज होते हैं, 6 प्रकार के हार्मोन्स निकलते हैं, जो कि हम अभी डिस्कस करके आपको दिखाएं। अब इसके बाद हम देखेंगे कि एंटीरियर पिट्यूटरी के 2 पार्ट थे, पार्स डिस्टेलिस और पार्स इंटरमीडिया। जो पार्स इंटरमीडिया है उससे निकलता है एक हार्मोन जिसे हम लोग कहते हैं मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन। कभी कभी हम लोग देखते हैं स्किन में जगह जगह डार्क स्पॉट पाया जाता है, मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग के कारण होता है और ये स्किन के पिगमेंट के लिए जिम्मेदार होता है। देखो मेलानोसाइट, इसे मेलानिन कंटेनिंग सेल्स भी कहते हैं, ये रेगुलेट करता है पिगमेंट ऑफ स्किन और ये डार्किंग ऑफ द स्किन, जो जगह जगह स्किन पे डार्क स्पॉट दिखने को मिलता है ये मेलानोसाइट के कारण होता है। ठीक है दोस्तों, इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे पोस्टीरियर पिट्यूटरी, और पोस्टीरियर पिट्यूटरी से कितने हार्मोन्स निकलते हैं, तो 2 हार्मोन्स निकलते हैं, जिसमें से एक ADH मैंने बताया था और एक ऑक्सीटोसिन बताया था। तो सबसे पहले हम लोग ADH के बारे में पढ़ते हैं। ADH का क्या क्या है, इसे और क्या कहते हैं, इसका फुल फॉर्म क्या है, इसे एंटी डाययूरेटिक हार्मोन्स भी कहते हैं ADH को। इसका फंक्शन क्या है, ये ब्लड प्रेशर को इंक्रीज करा देता है। क्यों, कैसे कराता है, ये वैसो कंस्ट्रिक्शन कराता है। तो हम आपको बना के दिखाते हैं, जैसे कि जैसे देखा जाए बाउमन्स कैप्सूल हो गया, प्रॉक्सिमल कॉलुनेटेड, डिस्टल कॉलुनेटेड ट्यूब्यूल, ऐसे ही होते होंगे। अब इमेज उतना बढ़िया बन नहीं पा रहा। अब इसमें क्या होता होगा, बाउमन्स कैप्सूल्स में आर्टरी से ऐसे ब्लड गया होगा। अब क्या हुआ, बाई चांस एक्सीडेंट हो गया, ब्लड की वॉल्यूम कम हो गई तो प्रेशर भी कम हो जाएगा। यदि प्रेशर कम हो जाएगा तो यहाँ से फिल्ट्रेशन नहीं होगा, यदि फिल्ट्रेशन नहीं होगा तो हमारे ब्लड में बहुत ज्यादा एक्सक्रीटरी वेस्ट बढ़ जाएंगे, जिससे ब्रेन काम नहीं करेगा, बहुत ज्यादा प्रॉब्लम आएगा। तो क्या करता है कि इस कंडीशन में हमारा जो ADH हार्मोन्स है, ये ADH हार्मोन्स इफरेंट आर्टरी में इसमें कंस्ट्रिक्शन करा देगा, इसमें कंट्रैक्ट करा देगा, इसको इसका एरिया कम कर देगा। जब इसका एरिया कम करेगा तो यहाँ से ब्लड बहुत कम निकल पाएगा, तो यहाँ प्रेशर मेंटेन हो जाएगा, और जब यहाँ प्रेशर मेंटेन हो जाएगा तो ये यहाँ जो ब्लड में एक्सक्रीटरी वेस्ट है वो फिल्टर होंगे, और ये फिल्टर होके ये प्रॉक्सिमल कॉलुनेटेड ट्यूब्यूल से होते हुए PCT से ये होते हुए DCT के पास जाएंगे और DCT से बाहर जाएंगे।
अब क्या होगा कि उस समय पानी भी कम रहेगा, वॉल्यूम हमें मेंटेन करना है, तो क्या करता है कि एक तरफ वैसो कंस्ट्रिक्शन कराता है, लेकिन ये डीसीटी पे, डीसीटी डिजिटल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल पे आके यहाँ वाटर की परमेबिलिटी को इंक्रीज करा देता है, जिससे यहाँ पर वाटर एब्जॉर्ब हो जाता है, मतलब वाटर का लॉस भी बहुत कम होने देता है। तो देखिए ये क्या करता है कि इफरेंट आर्टरी में कंस्ट्रिक्शन करा देता है, जिससे ब्लड प्रेशर मेंटेन हो जाए और फिल्टर होता रहे, ब्लड फिल्टर होता रहे, स्टीरेट रिलीज होता रहे, और उसके साथ साथ डीसीटी पे वाटर परमेबल बना देता है, जिससे वाटर लॉस न हो ज्यादा, उसका रीएब्जॉर्प्शन करा देता है। देखिए इसमें लिखा गया है वैसो कंस्ट्रिक्शन कराता है, और इसे इसीलिए वैसोप्रेसिन के नाम से भी जाना जाता है, एडीएच को। और ये स्टिमुलेट रीएब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर इन डीसीटी, मैंने आपको बताया कि ये डीसीटी पे रीएब्जॉर्प्शन को करता है, कलेक्टिंग डक्ट एंड नेफ्रॉन एंड रिड्यूस द वाटर के लॉस होने की प्रोसेस को रिड्यूस कर देता है, इसलिए इसे एंटी डाययूरेटिक हार्मोन्स बोलते हैं। और ये जो होता है एंटी डाययूरेटिक हार्मोन, जैसे हम लोग कभी देखते हैं कि जो ज्यादा शराब पीता है तो वो ज्यादा टॉयलेट भी जाता है बार बार, क्योंकि जो शराब होता है, एल्कोहल होता है, वो एडीएच हार्मोन्स का इनहिबिटर होता है, उसे रिलीज नहीं होने देता है। तो क्या होता है कि उसमें जो वाटर पानी पीते हैं बार बार, वो हमारे डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल से एब्जॉर्ब नहीं हो पाता है। अब जब ये एब्जॉर्ब पानी नहीं हो पाएगा तो ये बाहर ही निकलेगा, इसीलिए इसे हम लोग ड्रिंकर्स भी डिजीज भी कहते हैं। जैसे कि देखो एबनॉर्मलिटी हो जाए, एडीएच हार्मोन्स ना निकले, तब क्या होता है, देखो डायबिटीज इंसिपिडस हो जाता है, और इसी को हम लोग ड्रिंकर्स डिजीज कहते हैं। डायबिटीज इंसिपिडस में क्या होता है कि ज्यादा अल्कोहल लेने के कारण एडीएच हार्मोन्स नहीं निकल पाता है, और वो एडीएच हार्मोन जब नहीं निकल पाता है तो डीसीटी से वाटर का एब्जॉर्प्शन भी ज्यादा नहीं हो पाता है, और डीसीटी से जब वाटर की एब्जॉर्प्शन ज्यादा नहीं होगा तो क्या होगा कि वाटर बहुत ज्यादा लॉस होगा बॉडी से, इसलिए इसे ड्रिंकर्स डिजीज भी कहते हैं। देखो एल्कोहल इनहिबिट द सिक्रीशन ऑफ एडीएच हार्मोन, दीज आर इंक्रीज द यूरिन आउटपुट इन द लीवर, मतलब ये इंक्रीज कर जाती है यूरिन की वैल्यू, डिहाइड्रेट हो जाती है बॉडी। ठीक है दोस्तों, इसके बाद दूसरा हमारा हार्मोन निकलता है पोस्टीरियर पिट्यूटरी से, ऑक्सीटोसिन, जो अभी हमने बताया था आपको कि एंटीरियर पिट्यूटरी से एक प्रोलैक्टिन हार्मोन है, ये हमारे एल्वेलाई की संख्या को इंक्रीज करा देता है, मिल्क का सिंथेसिस करवाता है, जबकि ये ऑक्सीटोसिन है, ये मिल्क को इजेक्शन करवाता है, बाहर निकलवाता है, लैक्टेशन करवाने का काम करता है। इसका फंक्शन देखो, ये स्टिमुलेट एंड कंस्ट्रक्शन ऑफ स्मूथ मसल्स, जो मेमोरी ग्लैंड में एल्वेलाई है वो स्मूथ मसल्स होती है, उसमें कंट्रैक्शन करा देता है, जिससे जो मिल्क बना हुआ है वो बाहर आसानी से रिलीज हो जाए। ठीक है, और उसके साथ साथ ये चाइल्ड बर्थ में भी हेल्प करता है। चाइल्ड बर्थ में क्या करता है कि जो यूट्रस होता है, यूट्रस में जो होता है, जो मसल्स होते हैं लॉन्गिट्यूडिनल होते हैं और वो स्मूथ मसल्स होते हैं। अब जो ये यूट्रस में कंट्रैक्शन कराएगा तो यहाँ पर जो फीटस होगा वो आसानी से बाहर निकल जाएगा, फीटस इजेक्शन में हेल्प करता है। ठीक है दोस्तों, इसके बाद हम लोग अब डिस्कस करेंगे अगले क्लास में